हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको जो है सेट वन जो है आपका कौन सा यहाँ पे पेपर कोड जो है ध्यान से देख लेना। पेपर कोड है 58/3/1। तो इसका जो है सॉल्यूशन जो है मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। राइट, पेपर का पूरा क्वेश्चंस पेपर जो आज एग्जाम हुआ है उसका जो है एनालिसिस में करवा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का। तो सबसे पहला जो है आपका सेक्शन ए के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक बार एक काम करता हूँ, मैं आपको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले करा दे रहा हूँ। इसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमी सेक्शन बी वाले का एमसीक्यू करा दूंगा। उसके बाद फिर हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इससे क्या होगा, जिन लोग को सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का आंसर अपना मैच करवाना है वो आसानी से 5-10 मिनट में करा लेंगे। फिर उसके बाद जिनको पूरे पेपर का एनालिसिस करना है तो वो आराम से देख सकते हैं पूरी की पूरी फुल वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है क्या, सेविंग फंक्शंस कैन बी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। आंसर इज ट्रू। सेविंग फंक्शंस जो है आपका कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव होता है, साथ में कंजम्पशन फंक्शन भी आप सेविंग फंक्शन से डिराइव कर सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर किसका था, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर नंबर 7 जो है ना, उस वाले चैप्टर्स का ये है टॉपिक। कहाँ पे है तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लो यहाँ पे सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर्स के बाद था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला। तो ये मैंने कहा था इसके क्वेश्चंस पहले क्या होते थे, सीधा 3 से 4 नंबर में आते थे कि आप जो है क्वेश्चंस को क्या करो, डिराइव करके दिखाओ। तो ये था यहाँ पे क्वेश्चंस कि कंजम्पशन कर्व सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से भी डिराइव कर सकते हैं और कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व भी डिराइव कर सकते हैं। तो कोई में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो इसका जो ये वाला ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है कंजम्पशन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजन। तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है नो, ये है फॉल्स है आपका। क्यों, क्योंकि जो कंजम्पशन कर्व होता है, कंजम्पशन कर्व जो होता है वो आपका पॉइंट ऑफ ऑरिजन से स्टार्ट नहीं होता। पॉइंट ऑफ ऑरिजन का मतलब होता है जीरो। जैसे कि ये अगर आप ज़ीरो है यानी कि पॉइंट ऑफ ऑरिजन वाई एक्सिस, ये एक्स है ये वाई एक्सिस है, तो कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से होता है और इसके बीच का जो होता है इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। दिस इज कंजम्पशन। फिर इसके ऊपर से होता है एग्रीगेट डिमांड। तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता बल्कि ऊपर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव स्लोप्ड होता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इफ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट मे लीड टू डिक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट। तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बी होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होएगा। इससे क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज होता है जब जो है क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा, प्राइस वगैरह बढ़ जाएगी। तो जब हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ता है। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल करना ही करना है, इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे ज़्यादा पे करने पड़ जाएंगे। ज़्यादा पैसे हम देंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ना कि इंक्रीज होगा। ओके, हाँ जी। इसके अलावा जो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई होता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक भी होता है, इशू करेंसी होता है। तो इसका आंसर सी है करेक्ट आंसर। और इसमें तो आप तुक्का भी लगा सकते थे, अगर जिसको कुछ भी नहीं पड़ा ना, तो नॉर्मली क्या होता है, तुक्का कैसे लगाता है, जो सबसे बड़ा आंसर होता है ना उसको लगा देने का, वही सही आंसर होता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम दुबई विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट के अंदर क्या होएगा, जब आप गुड का मतलब होता है कौन सा, सॉरी गोल्ड का इंपोर्ट करो, तो गोल्ड जो है आपका बेसिकली किस में आता है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है। और वो जो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज कह रहा हूँ, गुड्स के अंदर आता है और वो करेंट अकाउंट में आता है। जब आप गोल्ड क्या करते हो, बेसिकली करेंट अकाउंट, ये ट्रू है ना, हाँ ये जो है आपका ट्रू है, ठीक है जी। तो ये जो है करेंट अकाउंट में ही आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि करेंट अकाउंट में कौन कौन सा आता है, एक तो आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, और साथ साथ में इसका इंपोर्ट भी आता है गुड का, सर्विसेज का और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ये यहाँ से आ जाओ जी। ये मैंने आपको चैप्टर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले का है, सबसे लास्ट चैप्टर जब देखोगे, देखो मैंने ये बड़ा आसान तरीके से आपको समझाया था क्लास के अंदर, ये रहा। तो ये जो करेंट अकाउंट जो होता है, करेंट अकाउंट कौन सा होता है, करेंट अकाउंट ये होता है, ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और ये जो होता है ये कैपिटल अकाउंट होता है। तो गुड, गोल्ड इज बेसिकली कवर्ड अंडर गुड, तो ये आपका जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट विल रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है ये फॉल्स है, क्रेडिट साइड में नहीं होता, बेसिकली आउटफ्लो हो रहा है ना, आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो होता तब क्रेडिट साइड होता, आउटफ्लो होता तो ये क्रेडिट ना होकर बल्कि किस में होगा, डेबिट साइड होएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए पार्ट। तो और ये और वाला है 5 का भी। तो 5 का ए पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना, कह रहा है स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। एंड फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल आर सेम, आंसर इज, ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि भाई ये दोनों क्या है, अलग अलग नहीं होता। स्टॉक जो होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन जो फ्लो होता है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये है चैप्टर नंबर 1 का आंसर, जिस चैप्टर नंबर 1 का आंसर कह रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ना था, जो आपका नेशनल इनकम वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जहाँ पे स्टार्ट होता है ना स्टॉक एंड फ्लो के बीच का डिफरेंसेस। मैंने आपको यहाँ पे कराया हुआ है स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है और ये होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ये सेम नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ए। इसके बाद इसका ऑप्शन वाला बात करते हैं। इसके कह रहा है क्या, फ्लो वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्लो कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर, नो। बैंक बैलेंस मुकेश, ऑन बोला ना, तो ये स्टॉक है, ठीक है जी, और ये है ही नहीं। तो एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्कूल, स्कूल का एनुअल एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर, पूरे एक दिन का एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या होते हैं, फ्लो का मतलब ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। 6 का क्या कह रहा है, इफ़ इन द इकॉनमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 5, यहाँ पे के दिया हुआ है, ये दिस सेविंग्स का मतलब माइनस का सी बार दिया हुआ है, और रिलेवेंट सेविंग आपको कैलकुलेट करना है एट इनकम लेवल इज़ 1400। तो इसके लिए एक काम करो, मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, ध्यान से देखो ज़रा। हाँ जी, तो इसको जो है सॉल्व यहाँ से करा देता हूँ। ये देखो, इसके लिए आप क्या करो, पहले तो लिख लो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन 6 का ए वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको एक तो के दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया हुआ था, कितने 5 दिए हुए हैं, 100 डिस सेविंग्स है और 1400 इनकम है। तो इनकम भी दिया हुआ है 1400, और डिस सेविंग्स का मतलब माइनस सी बार दिया हुआ है आपको, कितना माइनस सी बार को डिस सेविंग्स कहते हैं 100, और ये दिया हुआ है 5। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सेविंग्स निकालना है, सेविंग्स निकालना है, ठीक है जी। तो सेविंग्स निकालना है, तो इसके लिए आप क्या कर लोगे, सेविंग फंक्शंस, सेविंग वाला फार्मूला। तो सबसे पहले के से आप क्या करोगे, के इक्वल्स टू 1/MPS होता है, ठीक है जी। तो 1/MPS होता है, तो यहाँ पे MPS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5, तो 1/MPS, तो हैंस MPS इक्वल्स टू 1/5, जो कि आएगा 0.20। और अगर मैं MPC की बात करूँ तो ये आ जाएगा 0.8, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है एस निकालो, एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 - BY होता है, याद रखना। 1 - BY को आप जो है सिंपल MPS भी कह सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि B का मतलब होता है, जो MPC होता है उसे B कहते हैं। तो अगर मैं 1 - B बोलूँ तो इसको MPS भी कह सकते हो, जैसे मर्जी वैसे निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा डिस सेविंग्स, यानी कि सी बार जो दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है, डिस सेविंग्स दिया हुआ है कितना, -100। तो ये -100 है। इसके बाद अब ये 2 बार माइनस मत लगाना, ये ऑलरेडी डिस सेविंग्स ही कहते हैं इसको, ठीक है जी। माइनस सी बार -100 दिया हुआ है। MPC हमारा आ गया कितना 0.2, और इनकम दिया हुआ है 1400। तो -100 प्लस 0.2 तो 14, ये 280 आ जाएगा, तो ये आ गया 180। तो आंसर 180 है क्या, देख लो ज़रा। तो 180 आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसका और वाला पार्ट, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑलवेज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इसमें सोचने की बात नहीं, ये आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकॉनमी इट मे डैश, तो इंक्रीज द बैंक रेट, अच्छा, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो, सेल सिक्योरिटीज़, बाय सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। देखो ये कह रहा है क्या, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहता है। रिड्यूस कब करना चाहता है, जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन के केस में हम जितने भी रेट होते हैं ना, रेट सारे इंक्रीज़ कर देते हैं, और रेट सारे इंक्रीज़ कर देते हैं कौन सा, RBI। उसके अलावा जो सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, उसमें हम सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। सेल करने से क्या होगा ना, गवर्नमेंट के पास सारा पैसा आ जाएगा, पब्लिक के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए एक तो ये है सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इंक्रीज इन बैंक रेट, रिड्यूस वाला नहीं आएगा, और बाय वाला भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला है फर्स्ट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसका करेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। तो कौन सा इसमें से सप्लाई का सोर्स नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड हम करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ से क्या होगा, एक तरीके से हमें डिमांड हो जाएगा, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सप्लाई नहीं डिमांड है, बाकी सभी में बेसिकली डिमांड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने के लिए हमें क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड करोगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास सप्लाई होएगा। रिमिटेंसेस करोगे तो आपको जो है सप्लाई होगा, क्योंकि बाय इंडियन वर्कर जो है
वर्किंग अब्रॉड, बाहर में काम कर रहे हैं और इंडिया में रेमिटेंस भेजेंगे तो हमारे यहाँ सप्लाई हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है जी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। लेकिन जब अगर आप इंपोर्ट करोगे ना तो आपको डॉलर की डिमांड चाहिए या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड चाहिए, ताकि आप इंपोर्ट करके गुड्स ले के आओ इंडिया में और आप बाहर जो है फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी भेजो। तो ये जो है आपका सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट इसी के अंदर कह रहा है क्या, आपको करेक्ट पेयर निकालना है। तो इसमें से जो है करेक्ट पेयर जो है, देखो ऑटोनोमस नेचर ट्रांजेक्शन्स क्या है, नॉन प्रॉफिट मोटिव, ऑटो एकोमोडेटिंग होता है नॉन प्रॉफिट, ये होता है प्रॉफिट मोटिव। और एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बाय एन इंडियन कंपनी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट करने से हमारी डिमांड नहीं होती, एक्सपोर्ट करने से तो हमारे यहाँ सप्लाई होता है, इंपोर्ट करने से डिमांड होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये तो ये वाला करेक्ट आंसर है आपका 4 का 4 होगा। तो इसमें जो है डी वाला आंसर ये लिखा हुआ था ऑलरेडी। देखो जी नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नेवर इक्वल टू ईच अदर। ये आपका फॉल्स है, इक्वल हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड में नॉट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो आंसर इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स है, ठीक है जी। तो इसमें दोनों फॉल्स वाला कौन सा है, इसमें दोनों फॉल्स नहीं है, फॉल्स टू। तो इसका आंसर कुछ तो गड़बड़िया, तो क्वेश्चन में कुछ है या फिर इसका आंसर आप लोग बताना करेक्ट कौन सा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई दोनों फॉल्स है, तो इसमें आंसर कोई बनता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10th देख लो जी। 10th में कह रहा है द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। एकदम ट्रू है, क्योंकि जीरो कंजम्पशन कभी जीरो होता नहीं, तो APC भी कभी जीरो नहीं होएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि APC इक्वल्स टू क्या होता है, C/Y। तो C अगर कभी भी जीरो होएगा नहीं तो निगेटिव या जीरो कभी आएगा नहीं, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इंडिपेंडेंट द लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि डिपेंडेंट होता है, इनकम पे ही तो डिपेंड होता है भाई। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ये, असर्शन A इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट ट्रू, यानी रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर है सॉल्यूशन से वो है आपका ऑप्शन नंबर C। इसके बाद 11th की बात करें तो अब यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो एक काम करते हैं, सब्जेक्टिव अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैंने ये 10 क्वेश्चन जो है सारे के सारे MCQ वाले बता दिए मैक्रो का। तो इंडियन इकोनॉमी का भी एक बार आपको फास्ट तरीके से फटाफट मैच करा देता हूँ, ताकि जिनको सिर्फ और सिर्फ MCQ आंसर देखना है 20 में से कितने मार्क्स, तो वो देख लें। और जिनको फुल चैप्टर का एनालिसिस करना है तो उनके लिए अभी जो है पूरा आप वीडियो देखोगे तो आ जाएगा। तो अभी पहले जो है क्वेश्चन 18 से लेकर 27 तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर में आएंगे। तो आ जाओ, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन 18 के अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ प्रोमिनेंट रोल ड्यू टू रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर। ये एग्जैक्टली ट्रू बोल रहा है। इंडियन सेक्टर इज अ बैकबोन ऑफ एनी इकॉनमी, यस ये भी एकदम करेक्टली है, करेक्टली नहीं, इंडियन सेक्टर इज बैकबोन। तो ये जो है ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, ये फॉल्स होना चाहिए। तो इसीलिए आंसर इसका जो है ये है C। तो इसका आंसर आप C लगा लेना। एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, आप मैच कर लेना, बाकी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर में। अब देखो जी, यहाँ पे नीति आयोग का फुल फॉर्म बोला है, तो ये अच्छे से मैंने बोला था करके जाने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और मैं क्या कह रहा है, डैश इज इन डैश इकॉनमी रिसोर्सेज ओन्ड बाय और ऑपरेटेड बाय बोथ। तो ये मिक्स होता है, सिंपल। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है, सोशलिस्ट में सारा का सारा पब्लिक सेक्टर के अंदर होता है, लेकिन मिक्स में दोनों मिलके काम करते हैं। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद ये बात करें, ये तो भैया अच्छे से पढ़ के जाओ, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशंस के बारे में आता है, ये माओ ने करा था, ठीक है, उनका फुल नाम 1966 से 76 के बीच उन्होंने करा था, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये होगा, सिंपल, ये भी आप गूगल कर सकते हो, आसानी से मिल जाता है आंसर। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, और बुक में अच्छे से ये दिया हुआ भी था। तो इसमें कह रहा है क्या, इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर कॉमन्स वर एस्टैब्लिश्ड वेयर लैंड होल्डिंग वर अलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर ओनरशिप। ये फॉल्स है। एग्रीकल्चर में क्या है, बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कह रहा है, कॉमन्स वर एस्टैब्लिश्ड वेयर लैंड होल्डिंग्स वर अलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स फॉर ओनरशिप, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर एस्टैब्लिश टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यस ये आंसर एग्जैक्टली ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड वाला ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। 21 की बात करूँ तो 21 वाले का जो आंसर होएगा, क्या कह रहा है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल। तो इसमें जो है आपका ये वाला, इसके अंदर जो है ना, ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो इसलिए इसका D आंसर रहेगा। और की बात करें तो यहाँ पे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन होएगा, रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स के अंदर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आना है। इसमें भी काफ़ी आसान सा ये टॉपिक था, बुक्स के अंदर सारे इसके बारे में दिए हुए, ब्लू सिल्वर ग्रीन, तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना।
फिर है क्या, मल्टीपल रीजन्स फॉर इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑन री इमरजेंस ऑफ द पॉवर्टी इन पाकिस्तान में इनमरेटेड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट बी वन ऑफ देम। तो क्या कह रहा है, राइजिंग डिपेंडेंस ऑन दी फॉरेन लोन, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर एंड स्टेबल। तो इसका आंसर जो करेक्ट जो है ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ से आ जाती क्वेश्चन एक नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का, इसका करेक्ट आंसर जो है सी होएगा। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्या कह रहा है, क्या आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफ्लेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो नॉट रिफ्लेक्ट करता है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल रिड्यूस द स्किल ऑफ द लेबर। तो ये इसका गलत है, क्योंकि जॉब ट्रेनिंग जब करोगे तो ये रिड्यूस नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है लेबर स्किलफुल, और इससे डेवलपमेंट होता है। रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन्स। तो लेबर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इज बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो ये जो है ये ट्रू है। इसका बाद प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया पाकिस्तान एंड, नहीं ये फॉल्स है। तो यहाँ पे इसका बी सही लगा लेना, क्योंकि ए एंड बी जो है ये ट्रू तो है, ये ट्रू है बट इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है। ज़्यादातर जो है इंडिया पाकिस्तान और चाइना वगैरह में क्या है, मेल चाइल्ड ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, तभी तो गर्ल की जो है सेक्स रेशो जो है वो कम। ठीक है ना, मेल वर्सेस गर्ल, तो ये है, बट इसका सही ये असर्शन नहीं है, रीज़न सही नहीं। 25th करो, डैश अडॉप्टेड द रेजोल्यूशंस टू बैन द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स अलॉन्ग विद अदर ओजोन डिप्लीशन केमिकल। इसका आंसर ना ये लिख लेना मॉन्ट्रियल, इसके बारे में बुक के अंदर थोड़ा सा सही से पढ़ लेना। ठीक है, कई बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, तो इसको आप पढ़ोगे जब तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्या, बी अकॉर्डिंग टू दी हेमराड डिले एंड इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए होगा। बच्चे ने बी लगाया हुआ, तो एक बार आप इसको दोबारा से वेरीफाई करा लेना, जब आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो इसका आंसर ए मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद ये है 26 होना चाहिए। क्वेश्चन ये 26 है। इसके अंदर कह रहा है गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्पेशल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स। ये सही है। सच पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लीड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एकदम बिल्कुल सही है भैया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ही पॉवर्टी वगैरह ठीक किया जा सकता है। इसमें जो है ऑप्शन 1 सही लगाना है, रीजन्स भी इसका सही से दिया हुआ है। 27 क्वेश्चन कह रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज वेरी इफेक्टिव यूज इन कंट्रोलिंग दी पॉपुलेशन बाय द चाइनीज़ अथॉरिटी। 1970 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था, अभी के डेट में तो हट गया ये। वन चाइल्ड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दी स्कॉलर्स लेड टू अ डिक्लाइन इन जेंडर रेशो। एकदम सही है, 100% सही है भैया। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ही तो चाइना में अभी जो है मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशो है वो पर 1000 मेल जो है बहुत कम हो गया। और इवन जो है वहाँ पे जो है बहुत बूढ़े लोग अभी के डेट में है, जवान लोग बहुत कम हो गए, तो इसीलिए उसको एबॉलिश कर दिया गया वन चाइल्ड पॉलिसी। आज के डेट में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं, वहाँ पे 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड का वो आ गया है लेटेस्ट, जब आप अभी जनरल नॉलेज पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख लेना बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन जो है मैक्रो के और 10 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के करा दिए। इसमें से जितने सही आप मैच करा लेना, 20 में से आपके कितने नंबर आए। उसका दोबारा से चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो क्वेश्चन नंबर 11 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ। अभी काम करते हैं ना, मेन क्वेश्चन करा देंगे, थ्योरी वाला तो आसान है। कह रहे हैं डिस्टिंग्विशन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड, आसानी से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड के अंदर क्या होता है, वैल्यू एडेड का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सिंपल क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिप्रिशिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, जब किसी एसेट्स के वैल्यू में क्या हो जाती है, मार्केट वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज या फॉल होता है ऑब्सोलेंस की वजह से, या और भी कई सारी चीज़ें होता है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा क्या, डिस्कस ब्रीफली डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये भी आप आसानी से डिस्कस कर सकते हो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो है एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका जो है ये वाला कर्व बनाना था आपको, ठीक है जी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जहाँ पे इक्वल होता है वहीं पे एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, डिटरमाइन होता है। चैप्टर कौन सा था, ये रहा जी, चैप्टर 11 नंबर। तो इसका ये डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम बना के आपको बनाना था, कहाँ पे, ये लो दिखा दे रहा हूँ। अरे कहाँ चला गया भाई, ये आ जाओ जी, ये आ गया चैप्टर लास्ट वाला, कहाँ है, ओह सॉरी, यहाँ पे मिलेगा ना। ये 11th नंबर चैप्टर्स के अंदर जो ये डायग्राम है ये रहा। तो इस टाइप से, ये तो चेंजेस का है, डिटर्मिनेशन ये रहा। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल
एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे इक्वल होता है वहीं पे एक्सचेंज रेट आता है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 12 हो गया हमारा, 12 के बाद जो है 12 के बाद ये 13 है, 23 नहीं 13। क्वेश्चन में 13 के अंदर क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर मैं करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो जी, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, आंसर ऑफ 13, ठीक है। तो इसमें कह रहा है आपके यहाँ पे देखो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया हुआ है, सी इक्वल्स टू दिया हुआ है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये जब आता है तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए, इसको प्रैक्टिस बहुत कम लोग करके जाते हैं, और ये आता है एग्जाम में तो 4 से 6 नंबर का आता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क लगाया था, 1-2 क्वेश्चन भी मैंने कराए थे इस टाइप से। तो यहाँ पे कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और आई भी दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। आई 0 है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इधर पे सारी चीज़ें बताए, वाई फॉर इनकम, सी फॉर कंजम्पशन। और ये जो होता है कंजम्पशन के साथ, ये होता है एमपीसी, ठीक है जी। जो बी होता है ऑल्सो नोन एज एमपीसी कंजम्पशन के साथ। आई कह रहा कैलकुलेट फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है जहाँ पे y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, यानी कि y इक्वल्स टू ए डी जहाँ पे होता है वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है। तो पहले यहाँ पे आ जाओ जी, इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है, c इक्वल्स टू जो दिया हुआ है पहले लिख लो, c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y, और क्या दिया हुआ था, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है 100, ठीक है जी, ऑटोनोमस 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हाँ जी, तो यहाँ पे जब आप फार्मूला लगाओगे ना, y इक्वल्स टू क्या होता है, ए एस को y कहते हैं, और y इक्वल्स टू ए एस इक्वल्स टू ए डी हो जाता है कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल। तो यानी कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस लिखोगे आप, या फिर आप y इक्वल्स टू सी प्लस आई भी लिखोगे, जो मर्जी वो लिख सकते हो, ठीक है। तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई लिखेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको, यहाँ पे ऊपर आ जाओ जी, क्वेश्चन में यहीं पे आपको दिया हुआ था क्या, यहाँ पे एम पी सी वाई नहीं दिया हुआ, सी दिया हुआ है। तो ये एक तो y लिखो आप, इसके अलावा c की वैल्यू पुट करो 100 प्लस 0.75 प्लस i इक्वल्स टू ऑटोनोमस है तो यहाँ पे 100 लिख लो, ठीक है जी। i ऑटोनोमस दिया हुआ है तो यहाँ पे 100 लिख लेना आप। इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देख लो जी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, y इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही होता है। तो y की वैल्यू निकालो ज़रा, यहाँ पे लिखो, ये पॉइंट, ये इंटू है ना, ये अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये 0.7y है प्लस 100। तो जब आप इसको क्या करोगे, ये था आपका कंजम्पशन, रुको रुको रुको, यहाँ पे इसको आप सही से लिख लो, ये लो, ये कंजम्पशन इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y था, ब्रैकेट प्लस आई इन्वेस्टमेंट 100 दिया हुआ है अलग से, ये भी 100 दिया हुआ है। तो 100 प्लस 100 200 हो जाएगा प्लस 0.75y। अब आप इसे 200 इधर रहने दो, y माइनस 0.75y कर दो, तो y इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 0.25 आ जाएगा, जो कि आएगा आपका 20,000 अपॉन 25। तो 25 से कितने टाइम्स हो जाते हैं भाई, 25 से 8 टाइम्स होएगा ना, तो 800 आ जाएगा, 800 करोड़ रुपीज़ जो भी लिखना है, करोड़ होएगा तो करोड़, तो 800 हो गया आपकी क्या चीज़, इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पे इस बच्चे ने 1200 कैसे निकाल दिया है, हाँ जी एक सेकंड दो, इसमें इसने 1200 निकाला है, तो 1200 नहीं होगा भाई, एक बार कैलकुलेशन देख लो जरा, चेक कर लो कोई मिस्टेक्स तो नहीं है यहाँ पे, एक सेकंड दोबारा से मैच करा लो, क्योंकि आंसर आ रहा है 800। देखो जी, देखो क्या कह रहा है, c 100 प्लस 0.75 है, तो उसके अलावा i भी दिया हुआ है 100, y इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे c प्लस आई लिखना है। c की वैल्यू हमने यहाँ से पूरा पूरा पुट कर लिया, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो 100 लिख लिया, यही है इन्वेस्टमेंट। एक बार मैच कराओ, इन्वेस्टमेंट जो है आपका, ओहो इन्वेस्टमेंट 200 है ना, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, वही तो मैंने कहा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 200 लिख लो भाई, ये 200, आई एम सो सॉरी, इन्वेस्टमेंट 200 है, तो 200 और ये 300 हो जाएगा। 300 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 1200 आता है, हाँ जी, तो 1200 ही आएगा, करेक्ट आंसर है 1200 करोड़ रुपीज़ जो भी आएगा, तो ये 200 आएगा, 1200 आएगा, सही आंसर निकाला हुआ है भाई। जिसका ये पेपर है उसने सही निकाला है। आगे कह रहा है एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम लेवल, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। और यू कैन ऑल्सो से y इक्वल्स टू ए डी, यू कैन ऑल्सो से y इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ए एस, ये सारी चीज़ें सेम ही है, इक्विलिब्रियम लेवल पे ये सेम ही चीज़ होता है। तो y अगर 1200 आया है तो आपका जो है ए भी क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, जैसे मर्जी वैसे निकालो, या ए डी इक्वल्स टू सी प्लस
आई करके निकाल सकते हो। आई आपका 100 दिया हुआ है, सी आपको अलग से फिर निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकालोगे, वही सी इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 इंटू आपका जो अभी आया था आंसर 1200। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो इससे आपका सी आ जाएगा। तो सी आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे। सी जनरली कितनी आ जाएगी, हाँ जी सी आएगा 1100 ही आएगा। कैसे, यहाँ पे इसको कर लो, 1200 इंटू 75 कर दोगे तो 100, ये आ जाएगा 1000, तो ये 1100। तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। तो जितना ए डी होगा उतना ही वाई होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे, और उतना ही ए एस भी होता है। तो ये 1200 आएगा, ये भी सही है। वैसे कैलकुलेट करके आपको दिखाना है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। अगर आपको एम पी एस निकालना है, ठीक है जी, तो एम पी एस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। बट एक और फार्मूला होता है, 1 माइनस एम पी सी भी होता है। और यहाँ पे एम पी सी कितना दिया हुआ है, 0.75, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन सी बार प्लस बी वाई, जिसको आप सी बार प्लस एम पी सी वाई भी कहते हो, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ था 100 प्लस 0.75 वाई, तो यही आपका एम पी सी है 0.75। तो अगर 0.75 एम पी सी है तो एम पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ जी, एम पी एस इक्वल्स टू हो जाएगा 0.25। इस टाइप से आप आंसर अपना निकाल सकते हो। तो ये आपका था 0.25। इसके बाद बात करते हैं क्या, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसमें क्या कह रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी एम पी सी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इंक्रीज द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। The rate stands today at 5.40, whereas reverse repo rate was left unchanged 3.35। रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो है आपका रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ कब करते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारे इंक्रीज तब करते हैं जब इन्फ्लेशन सिचुएशन होता है। आई कह रहा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ टू मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू मेंशन इन दी above text and elaborate likely the economic rationale behind the increase in the repo rate by the monetary policy। तो सिंपल है ना, ये इन्फ्लेशन के लिए करते हैं भैया, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, ऑल्सो नोन एज एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है क्यों करते हैं, तो जब आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ टू मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स मेंशन दी अबव टेक्स्ट। तो आपका इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कौन सा अपनाया है, इसने जो है बैंक रेट और रेपो रेट ये सब बढ़ा दिया है, तो रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया है, तो ये वाला मॉनेटरी पॉलिसी है, ओके। और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं करा है इसने। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली डिक्रीज भी कर सकते थे, और इसको आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सपोज एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिएंट डिमांड इन शॉर्ट रन। डेफिसिएंट डिमांड बोला है, डेफिसिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप। डिस्कस ब्रीफ द प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑन द सेम ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका आंसर भी आपको बताया हुआ है, इसमें इम्पैक्ट बोला हुआ है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर जब आप आओगे 9th नंबर चैप्टर्स, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 गवर्नमेंट बजट 10 था, उसके पहले चैप्टर नंबर 9 है। देखो आपको दिखा दूँ तो वहाँ पे इसका डेफिसिएंट डिमांड के, एक सेकेंड, तो चैप्टर नंबर ये कौन सा है, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड, ये कंट्रोल का मेजर्स है। तो ये रहा इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिएंट डिमांड। तो ये 3 चीज़ें होती है, ध्यान रख लेना। ये आपको लिखना था, फुल में फुल मार्क्स मिलता। क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है किससे, डेफिसिएंट डिमांड से शॉर्ट रन में। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है आपका, एक तो आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि आउटपुट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, फॉल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डेफिसिएंट डिमांड से, क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो आउटपुट कम करना पड़ता है। इसके अलावा इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट जो है आपका बेसिकली क्या होता है, इन द इकोनॉमी फॉल होता है ड्यू टू प्लान आउटपुट। और डेफिसिएंट डिमांड कॉजेज जनरल प्राइस लेवल जो है फॉल हो जाता है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करके लिखना था। इसके अलावा आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन दी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको तो मैंने अलग से एक लेक्चर लेके एक्सप्लेन किया हुआ था, तो आप आसानी से इसको भी आप बैंकिंग वाले चैप्टर्स का है आसानी से कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। इसमें वो आपको टेबल बनाना था, कैसा टेबल आपको दिखा देता हूँ जी। मनी एंड बैंकिंग, ये है डिटरमिनेंट्स। तो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ जी, 6 पे। 6 वाला चैप्टर्स कहाँ पर है, मनी ये रहा, और बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंक का ये जो क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन था ना, ये वाला आपको इसमें लिखना था। देखो जी, जब प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, फिर वो कुछ पैसे रख लेगा एज अ रिजर्व रेशो के अकॉर्डिंग, आरबीआई के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद बाकी पैसे लोन देगा, फिर दोबारा से डिपॉजिट करेगा तो उतना। तो ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो।
ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते थे, आसान था, 4 नंबर आ जाते। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 फ्रेंड्स दीपक कृष्णा कुछ कहानी बोल रहा है, एग्जाम्पल्स नॉन टैक्स, अच्छा इसमें बताया हुआ है क्या, 4 नंबर का है, ये 2 नंबर का। ये पहले बता दूँ, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स, तो नॉन टैक्स रिसीट्स के 2 एग्जाम्पल है, कौन कौन से आपको बता दूँ। अगर आप रोड का रेड लाइट क्रॉस करते हो तो आपका चालान कट जाता है। अगर आप कहीं पे फ़ी भर के आते हो, देखो जी एक क्वेश्चंस पेपर अभी आया था मेरे पास, दिखाता ना, उसमें ये चार्ट बना हुआ था सर्कल वाला, उसमें सीधा सीधा ये देखो नॉन टैक्स का, अगर कोई जुर्माना होता है, जुर्माने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, और कोई वाहन लाइसेंस की फ़ी, इंग्लिश में लिख लेना लाइसेंस फ़ी, जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी, और कोई जुर्माना यानी कि कोई फ़ाइन, अगर आप जो है रेड लाइट क्रॉस करते हो तो फ़ाइन लग गया, तो इस टाइप से आप आसानी से आंसर लिख सकते थे। ठीक है, ये किसी दूसरे सेट का उसमें ही दिया हुआ था, तो नॉन टैक्स रिसीट्स आप बोला हुआ था, तो ये 2 आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें पढ़ो क्या कह रहा है, दीपक एंड कृष्णा जो है डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग जीएसटी रेट लग्जरियस आइटम्स as recently undertaken by the government. Krishna was of the view that most of the luxurious item like foreign traveler imported cigarettes etc should be taxed exorbitantly while the items related to daily consumption of poor middle class could be tax free. Identify explain the objective of the government budget. हाँ, ये इसमें जो है ना आपको ये लिखना है, जो इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करते हैं ना, रिडक्शन द इनइक्वालिटीज़ बिटवीन पुअर एंड रिच, तो ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव है आपका। कौन सा ऑब्जेक्टिव, इसको भी दिखा दूँ, ये लो, गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 10 आएगा ना, गवर्नमेंट बजट का टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने थे, उसमें से ये रहा जी, इनइक्वालिटीज़ बिटवीन, ये रहा ना, कहाँ गया, हाँ जी, ये तो कैपिटल सीट्स है, नॉन प्लान कहाँ गया, ये रहा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन द इनकम एंड वेल्थ। तो इसमें क्या होता है, गरीब से कम टैक्स और या तो फ्री कर देते हैं, और रिच पर्सन से हम लोग ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ताकि इन दोनों के बीच की जो खाई है, इनइक्वालिटीज़ है इनकम एंड वेल्थ का, पुअर और रिच पर्सन के बीच, उसको कम किया जाए। तो इसमें ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना था। इसके बाद बात करते हैं और वाले में, इन द रिसेंट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनकर्ड लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ indigenous defense item under Make in India program. Identify and discuss 2 types of budget expenditures which may be undertaken by government as suggested in the above statement. तो बजट एक्सपेंडिचर, ये कौन सा बजट एक्सपेंडिचर्स किया है भैया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब आपने डिफेंस वगैरह के गुड्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर उस पर खर्चे करें, तो ये आपका बेसिकली क्या आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। स्टेट द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट अंडर गवर्नमेंट बजट, तो ये आप आसानी से लिख सकते हो, 2 नंबर का डेफिनेशन उसी चैप्टर्स के अंदर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ये आ जाएगा, फिर 17 होना चाहिए ना, ये इस पैसेज को आपको रीड करना है, उसके बारे में बताना है, तो ये आप इसी से क्वेश्चन पे बना हुआ है, तो ये बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब है, ये वाला तो टेबल है, ठीक है, जो आपने टेबल बनाया उससे एनालिसिस करके बता देना। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस का है, और 2011-15 ये ग्रोथ डिफरेंट सेक्टर्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन 30 पे आ गए डायरेक्टली, 28-29 डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है, जो लेबर वर्कफोर्स होता है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, तो उसको आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल जो होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ब्रॉड होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट नैरो कंसेप्ट होता है, ठीक है। एलेबोरेट हाउ अ वेल स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम हेल्प्स इन दी फार्मिंग ट्रेड। तो ये सारे आप आंसर आसानी से ढूंढ के लिख सकते हो, गूगल से लिख सकते हो, या आपके बुक में इंडियन इकोनॉमी का थ्योरेटिकल है, आसानी से लिख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन। ये टेबल वाला देख लो एक बार, इसमें कह रहा है क्या, आपको रीड दी फॉलोइंग स्केड्यूल केयरफुली, और आपको बताना है एनालिसिस द आउटपुट ग्रोथ ट्रेंड इन दी 3 सेक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। इंडिया और चाइना का बताना है, इंडिया और चाइना पाकिस्तान है, ठीक है जी, तो इंडिया चाइना का बताना है। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और सर्विस, तो 1980-90 में इंडिया 3.1 7 पॉइंट, और चाइना का 5.9। ये चाइना जो है क्या था, तीनों सेक्टर्स में इंडिया से आगे था, ठीक है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा और सबसे कम एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्री वाला मिडल। और जब 2011 से 15 की बात करें तो इंडिया क्या हो गया, इंक्रीज़ करा है, और चाइना ने भी इंक्रीज़ करा है, ठीक है। बट यहाँ पे जब देखोगे तो इंडस्ट्री सेक्टर में चाइना का डिक्रीज़ हो गया है, और इंडस्ट्री में हमारा भी डिक्रीज़ हुआ है, और सर्विस सेक्टर में हमारा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन चाइना का डिक्रीज़ हुआ है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करके लिख सकते हो, एक्सप्लेन करके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको सॉल्यूशन देते हो। मेनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म
process 1991 had adversely affected the agriculture sector. Do you agree with the given statement? क्वेट हाँ, तो ये यस इसमें आप लिख देना, क्योंकि 1991 में जब आप इकोनॉमिक पॉलिसी आया ना, इकोनॉमिक पॉलिसी कह रहा हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफ़ी क्या हो गया हमारा, बेसिकली उसके अंदर हमने प्रोडक्शंस और उसका जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा हो गया, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर है क्या, एक्सप्लेन एनी टू शॉर्टफॉल ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर ब्रिटिश रूल, तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हो। 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये भी चैप्टर नंबर 3 का है, 5 ईयर प्लान, उसके अंदर आसानी से आप लिख सकते हो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस ऑफ वुमेन होम मेकर्स इज नॉट अकाउंटेंट फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक, नहीं ये फॉल्स स्टेटमेंट है, होता है जी वुमेन का भी। इंडियन इकोनॉमी हैज़ शोन एक्सीलेंट शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स टू फॉर्मल सेक्टर इन द रिसेंट पास्ट ईयर्स, ये एक बार कन्फ्यूजन है, वैसे होना चाहिए ट्रू, बट एक बार देख लेना आप, मैच करा लेना बुक से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, स्टेट द इंपॉर्टेंस रूरल बैंकिंग इन एन इकोनॉमिक लाइफ, कैजुअल वेज लेवल्स का आता है 1964 का जो है डिस्कस करना है। 1 रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन, लाइट ऑफ द गिवन इमेजिन, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एनी 1 स्ट्रेटेजी, तो ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके ऊपर ये पूरा अर्थ है, इसमें बता रहे हैं बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इसको आप जो है आसानी से लिख सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा एक पैराग्राफ है 34, ये पूरा पढ़ना है, इसी के बेसिस पे इसके अंदर क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान आई गेस 1956 से 61 तक का था, फादर ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, और ये सारे आसान क्वेश्चन से आसानी से कर सकते हो। तो मेनली तो जो है सबसे पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू में से कितने नंबर आए वो आप मैच करा लेना है, फिर उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन थे उसका तो सॉल्यूशंस करा ही दिया, बाकी जो है कितने मार्क्स आपके टोटल बन गए उस हिसाब से आप आसानी से क्या कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर एवरेज था, मुश्किल नहीं था ऐसे, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स का पेपर है, एवरेज ही रहता है, या तो आसान या एवरेज रहता है, तो कुछ बच्चों को आसान लग रहा था, कुछ को एवरेज लग रहा था, मुश्किल तो नहीं था पेपर, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो आपको मैंने जो है ये जो है इसका पूरा एनालिसिस करा दिया। पेपर कौन सा था, 58(3)(1) वाला पेपर था। बाकी बीएसटी के लिए जो है आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो जिनका बीएसटी का एग्ज़ाम है नेक्स्ट, वो बीएसटी के लिए तैयारी करते रहो। 12 के 12 चैप्टर्स मैंने आपको रिवीजन वीडियो कराया हुआ है, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में देख के आप रिवाइज कर सकते हो।